साल था 1981 जब एक 22 साल का इजरायली लड़का योसी गिन्सबर्ग एडवेंचर की शौक में साउथ अमेरिका की तरफ निकला। उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी, सबसे दर्दनाक कहानी बन जाएगा। उसके होंठ सूख चुके थे, आंखों के नीचे गहरी थकान थी। 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, बस पेड़ों की जड़ें और कुछ गिने चुने कीड़े मकोड़े। जंगल का हर शोर अब उसे मौत की आहट जैसा लगने लगा। जब उसने मिट्टी से रेंगते हुए एक कीड़े को उठाया तो वो जानता था कि अब यह उसकी आखिरी सहारा है। लेकिन जैसे ही उसने उसे अपने मुंह के पास लाया, उसे दूर से पानी की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वो एक नदी थी जहां शायद वो जिंदा रह सकता था। वो लड़खड़ाते कदमों से उस दिशा में भागा, मगर उसे नहीं पता था वो नदी उसे जिंदगी तक नहीं, एक और मौत के खेल तक ले जाने वाली थी। योसी को बचपन से ही रोमांचक कहानियों का जुनून था। इंडियाना जोन्स जैसी कहानियां उसे अपनी जिंदगी में सच करना था। वो चाहता था कि एक दिन लोग उसके किस्से पढ़े, जैसे वो बचपन में दूसरों के पढ़ा करता था। कई महीनों की यात्राओं के बाद वो बोल्विया के एक छोटे से शहर ला पाजा में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। कार्ल रूपरेक्टर नाम का एक ऑस्ट्रेलियन ट्रेवल। कार्ल ने योसी से कहा, मैंने अमेज़न जंगल के बीच एक ऐसी जनजाति देखी है जिसे अब तक कोई नहीं जानता। वहाँ सोना भी है और रहस्य भी। योसी के लिए ये सुनना मानो किसी सपने जैसा था। एक अनदेखा जंगल, अनजाने लोग और खजाने का रोमांच। वो तुरंत मान गया। कुछ ही दिनों में योसी ने अपने जैसे 2 और यात्रियों को मनाया, केविन गिल एक फोटोग्राफर और मार्क्स स्टैम्प एक शिक्षक। चारों ने मिलकर एक वादा किया कि हम साथ चलेंगे, साथ जिएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो साथ मरेंगे भी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इन चारों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये चारों दोस्त जल्द ही एक ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जहां न कोई रास्ता था, न कोई उम्मीद था, तो बस सिर्फ जंगल और उसके भीतर छिपी मौत की खामोशी। 6 नवंबर 1981 ये चारों अमेज़न जंगल की गहराइयों में उतर चुके थे। सामने 4 दिशाएं थी, 4 सपने थे और उनके बीच सिर्फ एक रास्ता जो कहीं नहीं जाता था। कार्ल रास्ता दिखा रहा था। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था जो लगता था मानो किसी किताब से फाड़ा गया हो, लेकिन बाकी तीनों को उस पर भरोसा करना ही था, क्योंकि जंगल के इस हिस्से में कभी कोई और नहीं गया था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे सबको एहसास होने लगा कि यह कोई रोमांचक सफर नहीं, बल्कि एक जिंदा रहने की परीक्षा बनते जा रहा है। कभी घंटों तक बारिश, तो कभी जलते सूरज के नीचे पथरीली जमीन, हर तरफ कीड़े मकोड़े, जहरीले सांप और अजीब अजीब आवाजें जो रात में और डरावनी हो जाती। मार्क्स के पैर में डैड्स के कांटे चुभने की वजह से गहरी जख्म आई थी, जिसमें कि अब कीड़े लग चुके थे। हर कदम उसके लिए दर्दनाक बन गया था। केल्विन अपने कैमरे से सब कैद कर रहा था, पर अब लेंस के पीछे मुस्कान नहीं, सिर्फ डर था। योसी अब भी उम्मीद से भरा था। वो सोचता था कि जल्द ही वो उस गांव तक पहुंच जाएगा जिसका वादा कार्ल ने किया था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, नक्शा झूठा लगने लगा। रास्ते खत्म होने लगे और कार्ल के चेहरे पर एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया। एक रात जब सब आग के पास बैठे थे तो केविन ने कहा, मुझे नहीं लगता कार्ल को असली रास्ता पता है। और उसी रात से चारों लोगों की यह यात्रा 4 दिशाओं में बिखरने लगी। जंगल अब दुश्मन बन चुका था और जल्द ही ये सफर सिर्फ जीने की नहीं, बचने की लड़ाई बनने वाला था। इन चारों को सफर करते आज जंगल में 3 दिन हो चुके थे, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। बारिश लगातार तीसरे दिन हो रही थी। जंगल की जमीन अब दलदल बन चुकी थी। हर कदम पर पैर धंसता और जूंखें खून चूसने के लिए तैयार रहती। मार्क्स के पैर अब पूरी तरह सड़ चुके थे। वो चल भी नहीं पा रहा था। केविन और योसी ने तय किया, मार्क्स और कार्ल को यहीं छोड़कर वो आगे बढ़ेंगे किसी मदद की तलाश में। अगले दिन केविन और योसी ने लकड़ी और प्लास्टिक से 2 नाव बनाए। एक पर कार्ल और मार्क्स था और दूसरी पर योसी और केविन। योजना ये थी कि नदी के बहाव के साथ नीचे उतरेंगे और शायद कोई गांव या रास्ता मिल जाए जहां से हम मदद लेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी नदी में उतरे कुछ ही पल हुए थे कि नदी अचानक उफान पर आ गई। लहरें इतनी तेज हो गई कि एक पल में दोनों नावें अलग हो गई। केविन की नाव तो किनारे लग गई, लेकिन योसी की नाव पलट गई। वो पानी के बहाव के साथ बहता चला गया, पत्थरों से टकराता, शाखाओं से उलझता और आखिरकार बेहोश होकर किसी किनारे पर जा गिरा। जब उसने आंखें खोली तो चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। वहाँ न केविन था, न कार्ल था, न मार्क्स था, सिर्फ वो अकेला और खामोश। अब यहीं से शुरू होती है वो 21 दिनों की खौफनाक जंग, योसी वर्सेस अमेज़न जंगल। पहले 1-2 दिन तक तो उसने बारिश की पानी पीकर जैसे तैसे रह लिया, लेकिन तीसरे दिन जब भूख ने उसे तरपाया तो उसने कीड़े, फल और कभी कभी छोटे मोटे जानवर खा लिए। एक दिन वो एक पत्ते से रेंगते हुए कैटरपिलर को देखने लगा। वो उसे खाने ही वाला था कि तभी उसे एक पास बहती नदी दिखी जिसमें कुछ मछलियां थी।
उसने खुद से कहा, अगर मैं अब भी सोच सकता हूँ तो शायद अभी जिंदा हूँ। लेकिन जंगल सिर्फ भूख नहीं देता, वो डर भी देता है। रात को अजीब आवाजें, झाड़ियों में कुछ सरकने की आहट और सिर के ऊपर से गुजरते जंगली जानवर। एक बार एक सांप उसके पास से गुजरा, वो हिला तक नहीं, क्योंकि अब डरने की ताकत भी नहीं बची थी। उसका चेहरा सूज चुका था, पैरों में कीड़े घुस चुके थे और पेट में कुछ नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो खुद से बात करता, अपने दोस्तों के नाम पुकारता और कहता, बस एक दिन और। 21 दिनों तक योशी उसी जंगल में भटकता रहा, कभी जमीन पर घिसट कर, कभी पेड़ की जड़ों के नीचे छिपकर। हर सुबह उसके लिए एक नई मौत थी और हर रात एक नई उम्मीद। लेकिन कहते हैं, जब इंसान आखिरी सांस तक हार नहीं मानता तो किस्मत भी हार जाती है। और आखिरकार वो दिन आया जब योशी की कहानी ने करवट ली। दूर से उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाव का इंजन चल रहा हो। योशी को इस जंगल में सरवाइव करते आज 3 हफ्ते बीत चुके थे। जंगल अब योशी का घर बन गया था, लेकिन एक ऐसा घर जहां मौत हर कोने में छिपी थी। शरीर हड्डियों में बदल चुका था, चेहरा पहचान में नहीं आता था और पैरों की चमड़ी तक झड़ चुकी थी। वो हर सुबह सोचता, शायद आज आखिरी दिन है। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जब उसने रेंगते हुए झाड़ियों से बाहर आया तो नदी के उस पार उसे केविन दिखाई दिया। वही केविन जिसे वो 3 हफ्ते पहले बिछड़ गया था। बिछड़ने के बाद केविन नदी के बहाव के साथ एक गाँव में जा पहुँचा था, जहाँ केविन ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर योशी को खोजने का मिशन शुरू किया। और अब 3 हफ्ते की उम्मीद आखिरकार रंग लाई। जब उसने योशी को देखा तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो अब भी जिंदा है। उसका वजन आधा हो चुका था, त्वचा पर घाव और आंखों में सिर्फ खामोशी, लेकिन दिल अब भी धड़क रहा था। उसे रुनेरा बांके नाम के कस्बे में लाया गया, जहां डॉक्टर भी चौंक गए, क्योंकि वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही दिनों बाद जब योशी ने होश संभाला तो सबसे पहला सवाल पूछा, क्या कार्ल और मार्क्स भी मिल गए? लेकिन सच्चाई ये थी कि मार्क्स और कार्ल कभी लौटे ही नहीं। उनकी तलाश कई हफ्तों तक चली, पर अमेज़न ने उन्हें अपने भीतर ही समा लिया। योशी जिंदा था, लेकिन उसने जंगल में अपने दोस्तों, अपने सपनों और अपने पुराने खुद को खो दिया। वो वापस इजराइल लौटा, लेकिन अब वो योशी नहीं रहा जो जंगल में गया था। अब उसके भीतर एक नया इंसान था, जिसे पता था कि जिंदगी की असली कीमत क्या होती है। आने वाले सालों में योशी ने अपनी ये कहानी दुनिया को सुनाई। उसने किताब लिखी जिसका नाम था जंगल, और उसके बाद उस पर फिल्म भी बनी। लेकिन जब भी उससे पूछा गया, क्या तुम दोबारा उस जंगल में जाओगे, तो वो मुस्कुराता और कहता, वो जंगल मुझ में अब भी जिंदा है। योशी गिन्सबर्ग की कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, बल्कि ये एक सबक है जिनसे हम सबको सीख लेनी चाहिए कि जब जिंदगी आपसे सब कुछ छीन ले, तो भी अगर आपके अंदर उम्मीद बाकी है तो चमत्कार होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो तो ऐसे ही एक वीडियो सजेस्ट करना चाहूंगा, ये वाला। सो लेट्स गो एंड वॉच इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।